करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय ईंटें मन के अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट 5 पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें हम वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। वन लाइनर प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कम से कम इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे, एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपके समक्ष वन लाइनर प्रश्न लाया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि एमसीक्यू तो आप कर ही लेंगे। अगर आपको बिना एमसीक्यू देखे आप वन लाइनर कर सकते हैं अगर प्रश्न, तो एमसीक्यू भी कर ही लेंगे। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास वन लाइनर के साथ। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस पत्थर से बनाई गई मोहरों पर जानवर के चित्र हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो पत्थर मिले हैं उस पर मोहरों के जानवरों के चित्र मिलते हैं हमें, तो किस पत्थर पर मिले हैं? तो सैलखड़ी नामक पत्थर पर है। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का समय पूछ सकता है आपसे कि सभ्यता का समय क्या था। उल्टे सीधे ऑप्शन दे देगा, ए दे देगा 2500, बी दे देगा 2700, 2800, 2900, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको सही उत्तर चुनना है। उत्तर है लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना गया है इसका समय। और तीसरा प्रश्न है, बाजरे के दाने हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? जैसे कि हमें पता है कि बाजरे वगैरह का वो इस्तेमाल करते थे, तो पूछ रहा है कि किस हड़प्पा के स्थल से प्राप्त हुए हैं बाजरे के दाने? तो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चौथा प्रश्न, कहाँ से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? मिट्टी के हल वगैरह का प्रयोग करते थे। पिछली क्लासों में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, उनकी तकनीक थी, उसमें उन्होंने मिट्टी के हल वगैरह का भी प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं हमें। तो कहाँ से मिले हैं? तो चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से। जैसे कि आप जानते हैं, चोलिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और बनावली जो है वो हरियाणा में पड़ता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जो खेत वगैरह की वो खेती किया करते थे, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? वो कालीबंगन से मिले हैं। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले हैं? जैसे कि हमें पता है कि नहर बड़े महत्वपूर्ण थी सिंचाई वगैरह के लिए, तो अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक स्थल से मिली है। एक हड़प्पा का स्थल है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, उसका नाम आता है सोर्तुगई, तो वहां से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सातवां प्रश्न है, जलाशयों का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जलाशय वगैरह का भी प्रयोग किया करते थे वो, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, तो धौलावीरा से मिले उसके साक्ष्य। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा के कौन से स्थलों की बस्ती किलेबंद थी? हड़प्पा के स्थलों की बस्ती किलेबंद हुआ करती थी, हम जैसे कि जानते हैं, तो वो धौलावीरा तथा लोथल स्थल की जो बस्ती थी वो किलेबंद हुआ करती थी। नौवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में कौन बताता है? जैसे कि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, उसमें सड़कें, नालियाँ, घरों को अच्छे तरह से बनाना, ईंटों से बनाना, ये सब हम देखते हैं तत्व उसके। तो मैके ने बोला है, मैके एक पुरातत्वविद है जिसने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी बहुत ही उच्च कोटि की बनी हुई थी, तो ये हमने देखा। और पिछली जो वीडियो मैंने डाली है पार्ट 4 अपने चैनल पर, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया है मैके के नालियों के बारे में क्या बोला गया है, उसके द्वारा जो कथन दिए गए हैं वो हमने पढ़ा था। जो 10वां प्रश्न है वो देखा है, मैके की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन इसकी पुस्तक का नाम है मैके की। मैके एक पुरातत्वविद था, याद रखिएगा। जैसे दयाराम साहनी, राकलदास बनर्जी ये पुरातत्वविद थे, मैके भी पुरातत्वविद था। 11वां प्रश्न है, 1980 के दशक के मध्य में कहाँ के कब्रिस्तान में हुई खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के पास शंख मिला है? 1980 में खुदाई हुई थी, तो कब्रिस्तान में वहां पर एक पुरुष की खोपड़ी मिली है, उसके पास शंख मिला है। तो कहां पर हुआ है सब काम? तो हड़प्पा के कब्रिस्तान से हमें मिली है पुरुष की खोपड़ी और शंख। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपकी किताब जो है उसका जो प्रथम चैप्टर है उसको पढ़ा है अच्छे से, उसके बाद ये क्वेश्चन पिक किए गए वहां से, तो बेस्ट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़ के जाना। 1 ना 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको एग्जाम में। 12वां प्रश्न है, फ्योन्स जो कि कीमती लघु पात्र है कहां से प्राप्त हुआ है? एक फ्योन्स नाम का जो लघु पात्र था बहुत ही कीमती बताया जाता था। ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता में जो अमीर व्यक्ति हैं वो इसका उपयोग करते थे। तो ये कहां से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसकी फोटो मैंने लगा रखी है, वो आगे दिखाऊंगा आपको, जब ये प्रश्न हो जाएंगे ना तब दिखाऊंगा फ्योन्स की भी। आपको अपनी पुस्तक में भी दिख जाएगी फ्योन्स की जो चित्र है। 13वां प्रश्न है, सोना जो कि दुर्लभ और कीमती था कहां से प्राप्त हुआ है? सोना हमेशा दुर्लभ ही है, जो चीज दुर्लभ होती है वो कीमती भी होती है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है सोना। 14वां प्रश्न है, समुद्र तट के किनारे 2 हड़प्पा स्थलों के नाम बताओ। ऐसे 2 हड़प्पा स्थल कौन से हैं जो समुद्र के किनारे हैं? तो नागेश्वर और बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान में पड़ता है और नागेश्वर गुजरात में। प्रश्न 15वां, तांबा हड़प्पा सभ्यता में कहां से लाया जाता था? जो तांबा वगैरह हमने देखा था कि तांबा हो, कांसा हो, ये जो धातुएं थी, निकल जैसी धातु, इसका उपयोग हो रहा था हड़प्पा सभ्यता में। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, इसको देख लेते हैं। उत्तर है ओमान देश से, जिसे मगान कहा जाता है।
ओमान देश से तांबा लाया जाता था जिसका प्राचीन नाम मगान था। तो पेपर में यह भी पूछ लेगा कि किस देश का प्राचीन नाम मगान था, तो पता होना चाहिए आपको ओमान। प्रश्न नंबर 16 जो है, खेतड़ी अंचल तांबे के लिए कहाँ है? जो खेतड़ी अंचल है, जैसे कि हम बताएं, तांबे के लिए सुप्रसिद्ध खान है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न 17, मेलुआ शब्द का अर्थ क्या है और किसके लिए उपयोग किया गया है शब्द? जैसे कि हमें पता है कि मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए, तो ये किसने किया था देखते हैं। मेलुआ शब्द नाविकों का देश होता है जो कि हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मेलुआ का मतलब ही है नाविकों का देश, ऐसा देश जहां नाव वगैरह चलाई जाती हैं, नाव वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसके लिए प्रयोग किया था ये। और ये मेलुआ शब्द जो है मेसोपोटामिया वासियों ने प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं दोनों समकालीन हैं। समकालीन का मतलब होता है एक ही समय पे दोनों थी, तो ध्यान रखना। जैसे 18वां प्रश्न है, बहरीन देश का पुराना नाम क्या है? जो बहरीन देश है आज का, उसका पुराना नाम था दिलमुंड, तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। 19वां प्रश्न, पुरातत्वविदों के अनुसार हाजी पक्षी कौन है? तो पुरातत्वविदों ने हाजी पक्षी को पहचाना है वहां पर हड़प्पा सभ्यता में, तो उसकी जो पहचान की गई है वो मोर से की गई है, तो ध्यान रखना। एग्जाम में आया भी था, जो 2022 के मिड सेमेस्टर के एग्जाम थे 12th के, शायद उसमें पूछा भी था हाजी पक्षी वाला प्रश्न, तो ध्यान रखना। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते। इसको अच्छे से पढ़ लोगे, लिख लोगे, बार बार रिवीजन कर लोगे इसकी, तो यहीं से आपको एमसीक्यू जो मिलेंगे ना, तो वहां पे तो आराम से कर लोगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एमसीक्यू नहीं दिए, ऑप्शन नहीं दिए। जैसे हाजी पक्षी कौन है, मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए, मोर, बाघ वगैरह ही कोई ऑप्शन नहीं दिया, बस सिर्फ उत्तर लिखवा दिया है। इसलिए क्योंकि एमसीक्यू से एक ऊपर की प्रिपरेशन होती है, बिना एमसीक्यू के हमें आना चाहिए। कोई हमसे पूछे सीधा हमें पता हो, जब हमें सीधा पता ही है तो एमसीक्यू देख के तो आराम से कर लेंगे हम, तो वो ये वाली बात है इसमें। प्रश्न नंबर 20वां, सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं? सबसे जो लंबा अभिलेख मिला है हड़प्पा सभ्यता में, उसमें कितने चिन्ह हैं? तो 26 चिन्ह हैं। 21वां प्रश्न, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की कितनी संख्या है? लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों की संख्या ज्ञात यहां पर की गई है। यह लिपि मतलब हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, एग्जाम में आ सकता है। बिने में बाटें किस पत्थर से बनाई जाती थी? जो बिने में बाटें थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी पूछ रहा है, तो चट नामक पत्थर होता था, उससे बिने में बाटें बनाई जाती थी। बाटें मतलब तराजू के साथ जो जो तोलने के लिए उपयोग करते हैं हम, वो वगैरह है ये बाटें। तो ये लकड़ी वगैरह की वो लोग यूज करते थे, और पत्थर की भी यूज कर रहे हैं। विशाल भवन जिसे प्रसाद की संख्या दी गई, कहां से प्राप्त हुआ है? जैसे मैंने आपको बताया था कि विशाल भवन वगैरह मिले हैं जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो ध्यान रखना। पुरोहित राजा की बात कहाँ देखने को मिलती है हमें? जो पुरोहित राजा की बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बेसिकली यहाँ पर एक मूर्ति वगैरह मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है ये मूर्ति, तो वहां पर उसको पुरोहित राजा कहा गया, तो ये मेसोपोटामिया से आई है ये बात, पुरोहित राजा की बात, तो ध्यान रखना इस बारे में। एस.एन. राव ने कौन सी पुस्तक लिखी? यहाँ पे एक पुरातत्वविद का नाम आ रहा है एस.एन. राव, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी तो देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी नामक पुस्तक के रचयिता जो है एस.एन. राव हैं। ये पेपर में आ सकती है पुस्तकें वगैरह, अच्छे से ध्यान रखना इस बारे में। अगला प्रश्न, लोथल में खुदाई किसने करी? तो लोथल में भी खुदाई हुई है, जैसे मोहनजोदड़ो में हुई है, हड़प्पा में हुई है, वैसे ही उसी प्रकार लोथल में भी खुदाई की गई है, वो की है एस.आर. राव ने, तो पेपर में आ सकता है। और कालीबंगन में खुदाई का आरंभ किसने किया? और कालीबंगन में भी खुदाई का काम किया है किसी ने, तो बीबी लाल तथा बी के थापर ने किया है, तो ध्यान रखना इस बारे में। और धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ किसने किया? धौलावीरा में भी उत्खनन हुए हैं, उत्खनन माने खुदाई वगैरह करवाना, तो वो आर.एस. बीस्ट ने किया है। ये सब पुरातत्वविदों के नाम है, ये बीबी लाल, बी के थापर, आर.एस. बीस्ट, ये सब। और अंतिम क्वेश्चन जो है 30वां क्वेश्चन है, 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जिसने पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करी। तो इस प्रश्न में पूछना चाहता है कि 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये जो संस्था है, इसी का बेसिकली काम होता है कहाँ पे खुदाई करवाना है, जो प्राचीन जो धरोहर है, विरासत है हमारे स्थल, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, टूटे फूटे ना, क्षतिग्रस्त ना हो, ताकि आने वाली पीढ़ी भी देख सके। जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये कब बने हैं? 17वीं सदी के आसपास के हैं ये, तो इनको सहज कर रखा जाए ताकि जैसे आज हम देख रहे हैं तो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी देखेगी इसको। तो ये जॉन मार्शल ने घोषणा करी थी 1924 में कि एक नवीन सभ्यता की खोज की जा चुकी है, तो जॉन मार्शल के द्वारा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये 30 क्वेश्चन थे, इसको आप बार बार पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना और लिख लेना, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आने एग्जाम में एमसीक्यू, क्योंकि हर चैप्टर से
बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे एमसीक्यू के तौर पर आपके एग्जाम में। तो आप 30 पढ़ लेंगे कम से कम, तो ये तो रहेगा कि आपको इसमें से मिल जाएंगे क्वेश्चन। और भी आप प्रैक्टिस करें, मैं ये नहीं कह रहा इन्हीं के भरोसे जाएं, बिल्कुल किसी के भरोसे नहीं जाना। चाहे कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ना है, आपको सीखना है, लेकिन अब मेहनत तो अपनी करनी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करते रहनी है। अब आगे देखते हैं। अब पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी। ये नीला बॉक्स है, ये नीले बॉक्सेस आ सकते हैं एग्जाम में। ये बॉक्स दे देगा आपको और इसी के 3 क्वेश्चन बना के दे देगा नीचे, और उसमें से कहेगा इन 3 क्वेश्चनों को करो इसको पढ़कर। तो ये जो बॉक्सेस है ना आपकी किताब में, इसको पढ़ के जाना पहले से ही, क्योंकि पहले से पढ़ने से ये होता है अगर ये चीज दोबारा आगे सामने आएगी तो आप आराम से उसे कर लोगे। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्या आ गया एकदम से, फिर पढ़ोगे उसमें पढ़ने में टाइम चला जाएगा। इसलिए पहले से पढ़ के जाओ सारे बॉक्सेस वगैरह हैं। तो देख लेते हैं क्या, एक बार मैं रीड करा देता हूँ। तो पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, ये टॉपिक है इसका। तो देखते हैं, इसे रीड करते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो हड़प्पावासी थे भोजन वगैरह तैयार कैसे करते थे, तो कौन कौन सी धातु का प्रयोग करते थे वो बता रहा है कि पत्थर, धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अबतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं, चक्कियां वगैरह थी बड़ी संख्या में मिली हैं। नीचे फोटो भी लगी है इसकी, मैं दिखाऊंगा अभी। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलत, कठोर, कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। बता रहा है किससे बनी होती थी। और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल होते थे, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। तो बता रहा है कैसे इसका उपयोग करते थे चक्की वगैरह का, तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है, व्याख्या दे रहा है। 2 मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। और दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। बता रहा है पत्थर 2 प्रकार के होते थे इनके, छोटा बड़ा दोनों बता रहा, आगे पीछे हुआ करते थे। किस पे मसाला वगैरह भी पीसा जा रहा है, ये सब बता रहा है, जड़ी बूटियां। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। ये पूछ सकता है जिसमें जड़ी बूटी वगैरह मसाले पीसे जा रहे हैं, इसको हमारे श्रमिकों ने किसका नाम दिया इस पत्थर को, तो याद रखना सालन पत्थर कहा गया है इसको। पेपर में एमसीक्यू पूछ सकता है यहां से। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके ने ये लिखा है पूरा उदाहरण, कहां से, फर्दर एक्सकेवेशन इट मोहनजोदड़ो, ये इसकी किताब हो सकती है, ठीक है, फर्दर एक्सकेवेशन इट मोहनजोदड़ो। तो इसको ध्यान रखना, अर्नेस्ट मैके, और उसकी किताब का नाम याद रखना, पेपर में आ सकता है। और ये देख सकते हैं अबतल चक्की का ये नमूना, ये चित्र, किस प्रकार है, पत्थर वगैरह का उपयोग करते थे ये, इससे ही मसाले वगैरह कूट रहे हैं, जड़ी बूटियां कूट रहे हैं। तो उस समय के लोग बता रहे हैं। तो ये मिली है खुदाई में मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये पैसेज आपको एग्जाम में दे देगा और 3 नीचे क्वेश्चन लगा के दे देगा और बोलेगा कि इन 3 प्रश्नों को समझाइए या फिर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए ऊपर पढ़कर। साक्ष्य हमें देखना है इसमें कि एक आक्रमण के साक्ष्य क्या है यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं कि अटैक वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ पर क्या अटैक हुआ है। तो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, ये भी पैसेज है, एग्जाम में आ सकता है आपके। तो बता रहा है डेडमैन लेन एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहां तक गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग मिला है इधर, तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी। ये धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े तथा इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। कहने मतलब डेड मैन लेन एक गली है जहां पर कुछ खोपड़ी का भाग मिला है, हड्डियां वगैरह मिल रही हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया डेड मैन लेन। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये जो उदाहरण दिया गया है जॉन मार्शल द्वारा दिया गया है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसकी पुस्तक है जॉन मार्शल की। तो पेपर में पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल की बुक का नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, इसमें से ये दे रहा है, डेडमैन लेन की कहानी बता रहा है, पूरी जगह थी जो। आगे 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इनकी मृत्यु के समय पहने हुए थे। कहने का मतलब है यहाँ पर मोहनजोदड़ो में अस्थि पंजर मिले, हड्डियां वगैरह मिली हैं जो आभूषण पहनी हुई थी खुदाई में। आगे बहुत समय पश्चात 1947 में R.E.M. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल बने, 1947 में जब देश आजाद हो रहा था हमारा, तो व्हीलर जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल थे ये। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम वेद ऋग्वेद
के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। इन्होंने व्हीलर को जो भी साक्ष्य मिले हैं, अस्थि पंजर, आभूषण वगैरह, तो इन्होंने इसकी पहचान ऋग्वेद के साक्ष्यों के आधार पर स्थापित करने की कोशिश करी है, उससे जोड़ के देखने की कोशिश की है ऋग्वेद के साक्ष्यों से। आगे थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जिक्र आ रहा, देख लेते हैं। ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख है, तो पूछ लेगा पूर्व शब्द कहाँ है ऋग्वेद में, जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। तो पूछ लेगा पूर्व का अर्थ क्या होता है, प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। तो जो आर्यों के देवता हुआ करते थे जिसका नाम था इंद्र, तो उनको गढ़ विध्वंसक कहा गया। तो क्वेश्चन बन सकते हैं इसी में से। अब प्रश्न उठता है यहां पर, ये दुर्ग कहां थे या थे। पहले ये माना गया था कि ये मिथक मात्र हैं, दुर्ग कुछ नहीं है, ये मिथक है ऐसी। हड़प्पा में हाल ही में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया था। यहां हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिससे अनार्य प्रकार की विकसित सभ्यता पाते हैं, आर्यों की नहीं। यहां पर अनार्यों की एक बता रहे हैं विकसित सभ्यता हुआ करती थी, जिससे अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। अब विशाल किलेबंदियां वगैरह की गई थी इसमें। ये सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, लेकिन ये सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, किलेबंदी भी थी तब भी नष्ट हो गई। कौन सी सभ्यता, अनार्य प्रकार की जो विकसित सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। तो हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। यहां पर बताया जा रहा है कि शायद जनसंहार हुआ हो। परिस्थितिकी साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है, और जो साक्ष्य वगैरह मिलते हैं तो बता रहे हैं इंद्र अभियुक्त है यहाँ पर, कि इंद्र के वजह से हुआ है यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आर.एम. व्हीलर हड़प्पा 1946 में इन्होंने दिया है अपनी एशियंट इंडिया जर्नल में छपा था इनका लेख, तो उसी में इन्होंने लिखा है सब कुछ। अब आगे देखते हैं। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। जो व्हीलर ने बताए थे यहाँ पर जनसंहार वगैरह हुआ है, तो उसके जो फाइंडिंग थी, उसकी जो बात थी, उस पर सवाल उठाए डेल्स ने। डेल्स भी पुरातत्वविद है। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंध नहीं थे। और डेल्स कह रहे हैं जो अस्थि पंजर मिल रहे हैं वो एक ही काल के नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि अनार्य समय के थे वो कुछ अस्थि पंजर वगैरह, तो वो डेल्स कह रहे हैं वो एक ही समय के नहीं थे। तो ये अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग बातें कर रहे हैं। व्हीलर कुछ और बात कर रहे हैं, डेल्स कुछ और बात कर रहा है। ठीक है, हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिलती हैं वे इंगित करती हैं कि अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए सावधान थे। वो बता रहे हैं कि सावधान हो सकते हैं जो ये मिले ना हड्डी पंजर वगैरह, तो सावधान बनाए हों। सावधान माने क्या, कब्र में गाड़ना, तो बहुत ही असावधानी पूर्वक बनाए गए हों सावधान, तो टूट टाट गए हों तो वो हड्डी वगैरह उसकी दिख रही है। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड कांड के चिन्ह नहीं मिल रहे हैं। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो बता रहा है दुर्ग वगैरह के इनके कोई साक्ष्य नहीं मिले आत्मरक्षण के। तो ये सब बता रहा है। डेल्स उससे सहमत नहीं है, कहने वाला जनसंहार वाली जो बात वो हुई है व्हीलर द्वारा, वो उससे डेल्स सहमत नहीं है, तो वो अपने साक्ष्य बता रहा है। तो इसे रीड करना आप एक बारी। G.F. डेल्स द मिथिकल मैसेकर इट मोहनजोदड़ो से उद्धृत है। ये इसकी किताब है डेल्स की, तो ये याद रखना, पेपर में पूछ लेगा कि द मिथिकल मैसेकर इट मोहनजोदड़ो किसकी बुक है, डेल्स की बुक है। ठीक है, तो ये एक पैसेज है, ऐसी मैंने आपको बता दिया कि आक्रमण के साक्ष्य वगैरह भी की भी बात होने लग रही है यहाँ पर, तो इसको आप रीड कर लेना एक बारी और अच्छे से। इस पर भी पैसेज आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। बस ऐसे ही मैंने आपको रीड करा दिया। एक और बॉक्स है, वो भी देख लेते हैं ये कौन सा बॉक्स है। इसका टॉपिक है पुरास्थल टीले स्तर। टीले क्या है, पुरास्थल क्या है, देखते हैं। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जो पुरास्थल होते हैं, जो वस्तुएं वगैरह वहाँ पर रखी हुई हैं, संरचनाएं बनाते हैं हम लोग, फिर उसका प्रयोग करते हैं, फिर हम उसे जब छोड़ देते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का टीला हो जाता है, निर्माण हो जाता है, इसे टीला कहते हैं। कहने वाला एक ही स्थान पर आप रह रहे हैं लंबे समय से, फिर उसको व्यक्ति छोड़ देता है वगैरह, तो वो टीले के रूप में बन जाता है फिर बाद में वो। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। हवा और पानी की क्रियाशीलता से बता रहा है कि भूमिखंड में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। जो टीले हैं इनकी स्तर खुदाई की गई है, स्तर विन्यास कहते हैं इसे, मतलब इन टीलों के एक एक स्तर को नीचे जाके देखा गया तो प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। स्तर
के हिसाब से खुदाई की गई है। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, तो बता रहा है उसमें रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तु के संदर्भ में भिन्न होते हैं। वो एक स्तर दूसरे स्तर से भिन्न होता है। अब परित्यक्त स्तर, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव में की जाती है। तो बता रहा है स्तरों की वगैरह खुदाई वगैरह हुई है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। जब कहीं एक इलाके में खुदाई हो रही है तो सबसे ऊपर का जो इलाका होगा जो वो नवीनतम होगा, और सबसे नीचे का जो स्तर होगा उसका वो सबसे प्राचीनतम होगा। और इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पेपर में पूछ लेगा आपसे कि स्तर विज्ञान किसे कहा जाता है, तो स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहते हैं। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया गया जा सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक कालखंडों से उसे देख सकते हैं पुरावस्तुएं जो भी मिल रही हैं यहाँ पर, जिससे एक पुरास्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, कोई भी वस्तु मिलती है खुदाई में, कोई भी खुदाई में वस्तु मिलती है तो उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उसको समझा जाता है कि ये वस्तु किस समय की रही होगी, किस कालखंड में रही होगी, इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो ये सब समझा जाता है। क्योंकि जो भी खुदाई भी इनका जो भी कार्य होता है वो हम पढ़ते हैं 12वीं में, तो हमें लगता है बड़ा अरे खुदाई तो हो रही है, क्या बड़ी बात है यार, खुदाई उदाई तो करते रहते हैं, कुछ काम नहीं है। लेकिन खुदाई वगैरह जो होती है बहुत ही धैर्यपूर्वक होती है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होती है, वो वैज्ञानिक तरीके से होती है। फिर उसका अध्ययन किया जाता है उसके ऊपर, फिर जाके पता चलता है फिर यहाँ पर क्या क्या चीजें थी क्या नहीं थी। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। बस दूसरे से देखने में हमें लगता है कि भाई खुदाई हो रही है, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट वगैरह, तो इसलिए हम ज्यादा उसको महत्व नहीं देते। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। पुरातत्वविदों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, बहुत ही उनका जटिल कार्य भी होता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है उन्हें। और जो भी खुदाई वगैरह होते हैं, उत्खनन होते हैं, उसकी मंजूरी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण देता है। तो ध्यान रखना इस बारे में। अब अगला जो मैंने एक पैसेज लगाया, डब्बा लगाया, उसमें है हड़प्पा में व्हीलर। जो व्हीलर वगैरह आ गए हड़प्पा में, तो वो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। हड़प्पा में बेसिकली बता रहा है कि जो व्हीलर थे, जो 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने हड़प्पा में एक यात्रा करी, और यात्रा करने के बाद उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो घूमे वगैरह, वहां पर देखा उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर गए, तो ये पूरी यात्रा बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन नामक, हड़प्पा नामक रेलवे स्टेशन में गए, ठीक है, आंखें वो अपना एक परिचय दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसा उन्हें लगा कैसा नहीं लगा, अपनी यात्रा का अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो चाहो तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बस इसमें ये जरूर है, कम से कम किताब याद रखना उनकी। R.E.M. व्हीलर की किताब का नाम है माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इनका आर्कोलॉजिकल मिशन था इंडिया और पाकिस्तान। आर्कोलॉजी माने पुरातत्व से संबंधित। तो एक किताब का नाम याद रखना, पेपर में आ सकता है कि माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान किसने लिखी, व्हीलर ने लिखी। या व्हीलर ने कौन सी किताब लिखी, 4 ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सी इनकी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। और एक लाल डब्बा और है, इसको भी देख लेते हैं। नीले डब्बे, लाल डब्बे, हरे डब्बे, ये डब्बे देख लेना, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कभी। तो देख लेते हैं क्या मतलब है। संचय शब्द का अर्थ क्या है। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि पात्रों में कुछ चीजें रखी उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते हैं, जो संचय होते हैं आभूषण हो सकते हैं उसमें, अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामी ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर बनी रहती है, तब तक कोई पुरातत्व इन्हें खोज नहीं निकलता। कहने वाला संचय में कोई वस्तुएं वगैरह रख दी, जैसे आभूषण वगैरह रख दिए इन्होंने, तो ये तब तक बनी रहेंगी जब तक इन्हें कोई वहां से निकालेगा नहीं, ठीक है। अगर इनका जो मूल स्वामी था, जिस व्यक्ति ने रखी थी, हड़प्पा वासी ने संचय में कुछ रखा था, वो मर गया, तो उसकी वस्तु वही रखी रहेगी, ठीक है। फिर पुरातत्व विधि से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक और शब्द लगाया था मैंने अंग्रेजी का, बीसी वगैरह के बारे में समझाया था। ईसा पूर्व, ईसवी क्या होता है, इसमें फर्क क्या होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ईसा पूर्व, तो ईसवी, इसमें क्या फर्क होता है, मैंने समझाया था आपको, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। ईसा पूर्व ईसवी में क्या था, ये हमने देखा था। तो ईसा पूर्व ईसवी का मैंने सबसे पहली जो क्लास थी यूट्यूब चैनल पे उस पर डाली थी मैंने, ठीक है। उसे पढ़ लेना क्या होता है ईसवी और ईसा पूर्व। जैसे बीसीई कहते हैं ईसा पूर्व को, बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं इसको, तो याद रखना इस बारे में, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो एडी कह दिया ईसवी को, एनो डोमिनी जो कि लैटिन शब्द है, तो इसे आप रीड कर लेना एक बारी। ईसा मसीह के जन्म से बेसिकली बांटा जाता था, जो मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, ये तो ध्यान रखना, इसे रीड कर लेना आप, ठीक है। और नहीं तो पहला जो लेक्चर है उसको देख लेना, पार्ट 1 जो था, उसमें डिटेल में मैंने बताया था इसे कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये देख सकते हैं आप, फ्योन से बना एक लघु पात्र है। फ्योन जैसे कि मैंने बताया था, एक फ्योन एक धातु थी जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई उत्खननों में, और हड़प्पा सभ्यता में इसका मिलना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं यहां पर अमीर लोग रहा करते होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्योन्स ये आपकी किताब में भी दिख जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी चित्र दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, आपको सबको
उस पर टाइम बिताना है, कि चित्र को देखना है, मन के मोहरे, मृदभांड, फ्योन्स, सावाधान, औजार, ये सब क्या होता है इसको अच्छे से देखना है, मिड मूर्तियां किसे कहते हैं, तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर ये शब्द कंफ्यूज करेंगे, तो याद रखना इस बारे में। एक बार देख लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी। फिर अंत में हम देख सकते हैं एक और, यहाँ पे मैंने फोटो लगा दी है, ये व्यक्ति जो यहाँ पर लेटे हुए हैं उनकी फोटो है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कौन लेटे हैं, एक सावाधान का चित्र है, देख सकते हैं, हड़प्पाई सावाधान, सावाधान माने कब्र। तो ये देख सकते हैं हड़प्पा वासी है, जो मर गया उसको दफन कर दिया गया, और उस दफन करने के साथ उसकी बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उसको यहाँ पर साथ में लगा दिया गया है, क्योंकि वो ऐसा विश्वास करते थे कि जो भी व्यक्ति मरता है तो उसके साथ उसकी बहुमूल्य वस्तुएं रख दें, ताकि मरने के बाद जो व्यक्ति जहां भी जाए तो उसे वो बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाएं। ऐसे उनके विश्वास थे, ऐसा बताया जाता है पुरातत्वविदों द्वारा, क्योंकि जगह जगह हमें देखने को मिले ये चीजें मिली हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। ये हमने देखा सावधान का प्रयोग वगैरह देख लिया, तो इसको ध्यान रखना आप। ये डेड बॉडी वगैरह जो दे रखी है इसको, ये मिली है खुदाई में, तो इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि ये डेड बॉडी वगैरह कितनी पुरानी है, और इसके आसपास देख सकते हो आप, ये देखो वस्तुएं वगैरह रखी हैं, तो इसलिए ये माना गया कि बहुमूल्य वस्तुएं जो थी वो उसके साथ दफन किया करते थे, ठीक है। हड़प्पा वासियों का विश्वास थे धार्मिक। ऐसे कयास लगाए गए, ऐसे बताए गए कि वस्तु, क्योंकि वस्तुएं मिली हैं और हर जगह से वस्तुएं नहीं मिली हैं, ठीक है। जो बहुमूल्य, जैसे फ्योन्स मैंने धातु दिखाई थी ना, फ्योन्स धातु जहां जहां से मिली है, तो इस बात से यह अनुमान लगाया गया कि वहां पे अमीर लोग रहते थे, क्योंकि फ्योन्स महंगा एक पात्र था, वो सब नहीं खरीद सकते थे फ्योन्स को, तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने देखा पूरा इसको। अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने रीड किया है शुरू से, एक बार क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें। तो एक अंकीय प्रश्न सबसे पहले हमने शुरुआत में देखे थे, जो वन लाइनर प्रश्न है, जो एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो उसको पढ़ना है आपको, उसको समझना है, चीजें कैसे लिखी गई हैं, जो मैंने टिक करी है उसको देखना अच्छे से, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे से रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना, और उसके बाद ये देखे हमने एमसीक्यू वगैरह, ये एमसीक्यू पर नजर डाली। फिर उसके बाद हमने ये पैसेज देखा, एक नीला बॉक्स, जैसे पुरावस्तु की पहचान कैसे करते हैं पुरातत्वविद, ये हमने जाना, ये पेपर में आ सकता है आपके। ये हमने इसका चित्र देखा, अब्तल चक्की। एक आक्रमण के साक्ष्य बताए मैंने यहाँ पर कि व्हीलर क्या कह रहे हैं, ठीक है। डेड मैन लेन में क्या मिला है यहाँ पर, और एंड में जो डेल्स थे वो क्या कह रहे हैं। फिर एंड में हमने ये देखा पुरास्थल, टीले और स्तर वगैरह देखे हमने कि ठीक है पुरास्थल क्या है, टीले क्या है। और उसके बाद हड़प्पा में व्हीलर घूम रहे थे, तो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, तो जाओ तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इनकी किताब याद रखना, ये माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976, R.E.M. व्हीलर याद रखना कम से कम इतना नाम, आगे का भले पता होना हो, कोई दिक्कत नहीं। संचय शब्द क्या है, इसको हमने जाना। लाल बॉक्स, एक और लाल बॉक्स देखा, ये ईसा पूर्व ईस्वी क्या होता है ये देखा हमने, ठीक है। और फ्योन से बना एक लघु पात्र, ये मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और उसके बाद एक सावधान का प्रयोग हमने देखा, ये सावधान, एक हड़प्पाई सावधान, ये कब्र जिसमें बहुमूल्य वस्तुएं दफन है। तो ये चैप्टर आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है, ये पार्ट 5 है, ये जो चैप्टर 1 चल रहा है आपका हड़प्पा सभ्यता वाला। तो इस तरह हमने इसे कवर किया, इसको आप रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना जो समझ में ना आए, चित्रों को देख लेना बार बार, चित्र इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, 2, 3, 4 जो पहले के पार्ट नहीं देखे हैं उसे अच्छे से देख लेना एक बार, ताकि क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। और इस चैप्टर को हमने जो कंप्लीट किया है, इसमें कुछ भी चीज नहीं छोड़ी है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जितने भी टॉपिक थे उसके सब टॉपिक वो सारे हमने चर्चा करी, मैप पे भी चर्चा करी, उस पर एक वीडियो बनाई मैंने अलग से स्पेशली, जो पार्ट 2 था वो पूरा मैप पे चर्चा हुई है। और एमसीक्यू भी हमने देख लिए, वन लाइनर प्रश्न भी देख लिए, और चित्र वगैरह भी दिखा दिए मैंने इसमें। और साथ में इसमें जो पैसेज थे, नीले बॉक्सेस थे, जिसको ज़्यादातर लोग टच नहीं करते हैं जिसे, और ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन वो पढ़ने की जरूरत है, उसको समझना है, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकते हैं क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। तो ये हमने देखने की कोशिश करी, तो इसमें पूरा टाइम लगता है, इसमें मेहनत लग गई है काफ़ी, ठीक ठाक, तो ध्यान रखना इस बारे में। और क्योंकि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आवाज़ जो है ऊपर नीचे आ रही हो, और थोड़ा सा बैकग्राउंड में हल्की हल्की आवाज़ भी चल रही हो, क्योंकि घर में शूट करने में यही है, थोड़ा कितना भी कर लो हल्की सी नॉइज तो रह ही जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अब क्या क्या ही कर सकते हैं, उनका थोड़ा वो हल्ला हल्ला कर सकते हैं, तो इसलिए आवाज़ रह सकती है, उसको थोड़ा सा मैनेज करना, कॉपरेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो फिर और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसको लाइक कर लेना, वहाँ पे मैं कंटेंट वगैरह शेयर करता रहूँगा। जैसे उपवन एजुकेशन नाम का एक पेज है हमारा फेसबुक पे, तो उसे लाइक कर लेना, वहाँ पे कंटेंट वगैरह आता रहेगा। ऐसा कंटेंट जैसे मूवीज़ वगैरह का मैं लिंक शेयर करूँगा वहाँ पे। मूवीज़ कौन सी मूवीज़ वो जो आपको हिस्ट्री में हेल्प करें, कोई आलतू फालतू मूवी नहीं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट्रीज होंगी वो दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, वहाँ पर कंटेंट डालूंगा, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल सकते अपने, क्योंकि स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी, बंद हो जाएगा चैनल, क्योंकि कंटेंट दूसरे का है, इसलिए। तो ध्यान रखना इस बारे में, क्योंकि मूवीज़ वगैरह हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, वॉलपेपर्स हो गए, चित्र वगैरह हो गए, इससे पढ़ोगे इतिहास को तो इतिहास की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत चीज़ समझ में आएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूरियोसिटी जगेगी,
ठीक है, रुचि रहेगी इतिहास को समझने में, बोरिंग सब्जेक्ट कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो डालता रहूंगा। जैसे एक DW डॉक्यूमेंट्री है मोहनजोदड़ो के बारे में, तो मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा बताया है उसमें कि मरा हुआ शहर है, कैसा शहर है वो, आज कैसी हालत में है, वगैरह वगैरह। तो वो भी डॉक्यूमेंट्री में शेयर करूंगा उस पर, तो इसलिए उसके साथ जुड़ जाना। ठीक है, और पर्सनल मेरी जो फेसबुक आईडी है वो है अभिषेक कुमार के नाम से, उस पर ज्वाइन कर लेना उसे। तो ये सब उसमें मैं डालता रहूंगा समय पे कंटेंट, टाइम टू टाइम। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं उसमें कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि रिप्लाई करना चाहिए मैं कर देता हूँ उसको रिप्लाई। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल को, ताकि जो भी वीडियो हम डालते रहें आने वाले समय में तुरंत मिल जाए आपको एकदम से नोटिफिकेशन के रूप में। और कमेंट में अपने फीडबैक देना, प्रतिक्रिया देना कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।